एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया पार्ट 3। पिछली क्लास में क्या डिस्कस किए थे हम लोग? एडवेंट ऑफ, चलो पिछली क्लास में तो टेस्ट हुआ था, उसके पहले जो जो क्लास हुई थी उसमें क्या डिस्कस किए थे? डच। क्या याद है डच के बारे में? कुछ याद है या पिछले एक हफ्ते में सब भूल चुके हो? क्या याद है? नीदरलैंड्स के लोगों को डच कहते हैं, ठीक है। और कब आए थे डच इंडिया में? 1596। क्यों आए थे? ट्रेड करने। किस चीज में ट्रेड करने? ब्लैक पेपर में, मोस्टली स्पाइसेस में, ठीक है। हाँ, ईस्टर्न कोस्ट पे मेनली वो फोकस कर रहे थे। तो जब डच इंडिया में आए थे उस समय ऑलरेडी इंडिया में और कौन थे? पोर्टुगीज। पोर्टुगीज कब आए थे? 1498। वास्को डा गामा के साथ, वास्को डा गामा एक पोर्चुगल ही थे ना, तो उनके साथ ही पोर्टुगीज की एंट्री मानी जाती है कि इंडिया में हुई थी, ठीक है। फिर 1596 में आते हैं डच। डच ने अपनी फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश करी? मसूलीपट्टनम, ठीक है। लेकिन डच जो थे वो ज्यादा टाइम तक इंडिया में रह नहीं पाए। क्यों? नीचे कहाँ? ईस्टर्न साइड में। हाँ, जब लास्ट में ब्रिटिश और डच की राइवलरी जो थी वो बहुत बढ़ गई थी, तो अल्टीमेटली ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश जो हैं वो इंडिया पे फोकस करेंगे और जो डच हैं वो जाकर के इंडोनेशिया, जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं उस पे फोकस करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं ब्रिटिश। आफ्टर पोर्चुगीज 1498 में, डच 1596 में, नेक्स्ट जो एंट्री होती है इंडिया में वो होती है ब्रिटिश की। तो और ब्रिटिश ही जो थे वो इंडिया में मोस्ट सिग्निफिकेंट पावर के रूप में हमें नजर आते हैं। तो अगर हम ब्रिटिश सेटलमेंट्स की बात करें तो जो ये है ये दिखाता है ब्रिटिश सेटलमेंट्स, यानी यहां कैलकटा, वाइजाग, उसके बाद इधर देख लो मद्रास, बॉम्बे, सूरत। तो ये सिर्फ मेजर यहाँ पे फैक्ट्रीज का नाम है, ठीक है। हुगली। लेकिन इसके अलावा भी ब्रिटिश के जो सेटलमेंट्स थे वो बहुत सारी जगहों पे पाए जाते थे। तो जितने मेजर जो जगहों के नाम है वो यहाँ पर दिए गए। अब ये देखो कि श्रीलंका में अगर देखा जाए तो पोर्चुगीज का भी सेटलमेंट दिख रहा है, फ्रेंच भी दिख रहे हैं, डच भी दिख रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो मोस्टली इंडिया पे ही उनका फोकस जो था वो लिमिटेड था। और यही बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि कहते हैं ना कि एक नाव पे सवार होकर चलने से तुमको सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर दो नाव पे पांव रखोगे तो खुद भी डूबोगे और नाव भी डूबेगी। तो वैसा ही सिचुएशन था कि बाकी सारे जो थे वो इंडिया के साथ साथ आसपास भी नजर घुमा रहे थे, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो फोकस्ड थे कि अगर इंडिया में ट्रेड करना है इंडिया में ही ट्रेड करना है। और फिर सिचुएशंस भी जो थी वो उनको सपोर्ट करते चली गई। आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश ही क्यों इंडिया में इतने सक्सेसफुल हो पाए और बाकी लोग जो थे वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। तो अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश की एंट्री होती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि पोर्चुगीज को जो है इतना ज्यादा फायदा हो रहा है इंडिया में ट्रेड करने से, डच भी वहां गए हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो इनके दिमाग में भी ये आइडिया आया कि चलो हम लोग भी क्या करते हैं कि कंपनी बनाते हैं और उस कंपनी को लेकर के हम जाएंगे इंडिया में। उस कंपनी का नाम दिया जाता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। So in 1599, a company to trade with the East was formed under the auspices of a group of merchants known as the Merchant Adventurers। यानी बहुत
ऐसा नहीं था कि कोई एक कंपनी थी, बहुत सारे मर्चेंट्स थे और उस कंपनी का नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स। ये सारे जितने मर्चेंट्स थे उन सबको मिला करके इन्होंने एक ग्रुप बनाया मर्चेंट एडवेंचरर्स का, जिसको कि बाद में हम लोग पॉपुलरली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानने लगे इंडिया में। इसको निकनेम इसका जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 1599 में ये कंपनी जो है वो फॉर्म होती है और 1600 में ये कंपनी इंडिया आती है। हाँ, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही जॉन कंपनी बोलते हैं। तो अगर हम टाइमलाइन देखें तो 1498 में कौन आए? पोर्चुगीज। उसके बाद 1596 में आए डच और 1600 में आते हैं ब्रिटिश। और ये टाइमलाइन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सी कंपनी कब आई, कौन सा कंट्री कब आया इंडिया में और कब गया इंडिया से, दोनों ही याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो एक रॉयल चार्टर ग्रांट किया जाता है। किसके द्वारा? तो क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ उस समय इंग्लैंड की क्वीन थी। और ये इसमें क्या देती हैं? तो एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस देती हैं ऑफ ट्रेडिंग ईस्ट ऑफ द केप ऑफ गुड होप फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। मतलब समझो, अगर हम केप ऑफ गुड होप की बात करें तो पहली क्लास में जो मैप दिखाए थे वो याद है? केप ऑफ गुड होप कहां पे था? तो अगर अफ्रीका जो है उसकी बात करें, अगर ये अफ्रीका है मान लो, यहां केप ऑफ गुड होप है, यही रूट था जो डिस्कवर किया था वास्को ड गामा ने। इंडिया कहीं यहां पे लाई करता है, ठीक है, और इंग्लैंड जो है वो इधर होगा। रफ मैप है, इसको एकदम वो मत लेना, रफ अगर हम देखें तो ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, क्वीन एलिजाबेथ इसको प्रिविलेज देती है। यानी प्रिविलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? छूट, या फिर एक तरीके से कह सकते हो कि उनको क्या नहीं, सहयोग तो नहीं कह सकते हैं, जो भी बोलते हो हिंदी एग्जैक्टली हमको प्रिविलेज का नहीं समझ आ रहा है अभी, बट उनको प्रिविलेज दिया जाता है कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में, यानी केप ऑफ गुड होप के ईस्ट यानी इंडिया और इस तरफ जितनी भी कंट्रीज हैं वहां पे ट्रेडिंग करने का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास होगा? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और यही रीजन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मोनोपोली अपनी एस्टैब्लिश कर पाती है। तुम अभी तक हमने जो भी देखा, पोर्चुगीज देखा, डच देखा, आगे भी देखेंगे कि फ्रेंच जो आएंगे या डेन्स आएंगे, तो डेन्स का तो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं वो, तो उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। लेकिन बाकी में किसी को भी ये मोनोपोली नहीं दी जाती है या एक्सक्लूसिव राइट नहीं दिया जाता है कि सिर्फ आप ही आप हैं, आपके अलावा कोई नहीं है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बोला जाता है कि जाओ, तुमको खुला राज दिया जाता है कि तुम जितना ट्रेड कर सकते हो अगले 15 साल तक, वो ट्रेडिंग राइट तुम्हारा है। जो प्रॉफिट है, जो भी चीजें होंगी, अगर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अलावा किसी के पास जाएंगी तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और ये जो एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दिया जाता है, इसके साथ साथ मतलब सिर्फ ट्रेडिंग मोनोपोली के साथ साथ उसमें और भी चीजें ऐड करी जाती हैं धीरे धीरे करके। जैसे आप अपना खुद का आर्मी मेंटेन कर सकते हैं, आप वहां पर जाकर के फैक्ट्रीज बना सकते हैं। ये सारा राइट्स जो है वो बाकी जितने भी कंट्रीज से लोग आए थे या कंपनीज आई थी उनको नहीं दिया गया था। उनको हर चीज के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। जो मेन गवर्नमेंट जहां बैठी थी, जैसे पोर्चुगल में बैठा था पोर्चुगीज गवर्नमेंट, तो पोर्चुगीज कंपनी को अगर इंडिया में आर्मी बनाना था तो उसको पहले परमिशन लेनी पड़ती पोर्चुगल से। वहां का राजा जब परमिशन देता तब जाकर के यहाँ वो लोग आर्मी बनाते। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ ये सीन नहीं था, वो पहले ही सारे परमिशन लेकर के आए थे, क्योंकि जैसी भी सिचुएशन होगी उससे उनको इमीडिएटली फाइट करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई वॉर आज रेज कर रहा है तो अगले 1 साल के बाद हम उसको रिप्लाई करेंगे, नहीं। आज अगर मेरे ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो आज ही हमको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। तो ये जितने भी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस वो लोग सोच सकते थे उसका सॉल्यूशंस वो पहले ही लेकर के आए थे, ठीक है। तो ये इनको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जो है वो
दिया गया था। उसके बाद इट्स चीफ एसेट, यानी जो ये कंपनी है उसका सबसे बड़ा जो फीचर था जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल हुआ, वो ये था कि इसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल था कि कैसे करना है चीजों को, ये ज्यादा इस पे दबाव नहीं डाला गया था। बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन कि इसको कौन लीड कर रहा था, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। पॉलिटी, अगर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन पढ़ा है पॉलिटी में, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जिक्र हुआ है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो 24 लोगों का ग्रुप होता था, और वो 24 लोग कौन थे, तो जो शेयर होल्डर्स होते थे ना इस कंपनी के। अब जैसे देखो कोई भी कंपनी होता है तो उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, किसी के पास 5 शेयर होता है, किसी के पास 10 शेयर होता है। तो मान लो कि 100 शेयर होल्डर्स हैं एक कंपनी के, ठीक है। उस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर हम मान लेते हैं कि 100 शेयर होल्डर्स हैं, इसमें हर साल इसमें से 24 लोगों को इलेक्ट किया जाता था, और ये जो 24 लोग इलेक्ट होते थे इन्हीं को हम बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये डिसीजंस लेने में हेल्प करते थे, क्विक डिसीजंस। बार बार जाकर के क्वीन से या ब्रिटिश पार्लियामेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो ये परमिशंस लेते थे, ठीक है। In the beginning, the English company concentrated on spice trade. The initial voyages of the company were made to the Spice Islands in Indonesia. तो स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्पाइस ट्रेड पे फोकस थी, और क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो स्पाइस के लिए बहुत फेमस था उस टाइम पे, तो स्पाइस आइलैंड्स जो है इंडोनेशिया का, वहां से इन्होंने अपना जो ट्रेडिंग का है वो शुरुआत किया। Soon the English discovered the importance of Indian goods, especially textiles, as a barter commodity for spice trade. यानी इनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ स्पाइस ही नहीं बल्कि इंडिया का जो टेक्सटाइल्स है यानी फैब्रिक है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करते थे कि बार्टर सिस्टम करने लगे, स्पाइस के बदले जो टेक्सटाइल्स हैं इंडिया के वो वहां पर उसमें ट्रेड करने लगे। Thus in 1608 सूरत in Gujarat was established as the trade transit point and the company ships were docked there। यानी पहला जो फैक्ट्री ब्रिटिश ने एस्टैब्लिश किया वो 1608 में सूरत में किया। कैसे किया, किसके अंडर में किया, इसको हम लोग आगे देखेंगे, बट इनिशियली जो फैक्ट्री ब्रिटिश ने अपना एस्टैब्लिश किया वो किया सूरत में। तो अब बताओ पोर्चुगीज का पहला फैक्ट्री कहां था? क्या? कोचिन। डच का मछलीपट्टनम। ब्रिटिश का, ये सब याद होना चाहिए, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग पे होना चाहिए कि ब्रिटिश का, फ्रेंच का, डच का, पोर्चुगीज का, डेन्स का तो नहीं, लेकिन ये 4 का एकदम याद होना चाहिए, कई बार पूछ भी चुका है। The company now planned to open a factory in Surat in Gujarat and Captain Hawkins was sent to negotiate consent with the मुगल एम्परर। तो जब आगे हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश का मुगल्स के साथ क्या डायनामिक्स रहा है तो उसमें इसको और डिटेल से करेंगे। तो अब कैप्टन हॉकिंस जो है वो इंडिया में आते हैं। जब सूरत पता चल गया, देखो आज भी सूरत की इंपॉर्टेंस टेक्सटाइल ट्रेड में बहुत ज्यादा है, क्योंकि सूरत जो है वो मतलब एंशिएंट टाइम्स से ही जो टेक्सटाइल है उसके लिए बहुत फेमस रहा है। तो सबसे पहला जो फोकस ब्रिटिश का था कहीं पे ट्रेड करने के लिए टेक्सटाइल में, वो सूरत में था। अब सूरत में ट्रेड करने के लिए उनको एक फैक्ट्री की जरूरत थी, और बात है 1608 की, यानी इस समय मुगल पावर जो है वो एकदम पीक पर है इंडिया में। तो अगर इंडिया के किसी भी कोने में आपको कुछ करना है तो आपको मुगल एम्परर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो विलियम हॉकिंस जो है वो जाते हैं इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ये क्योंकि जहांगीर इस टाइम पे मुगल एम्परर हैं, और वो जाकर के जहांगीर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हुजूर हमारा जो है एक फैक्ट्री हमें खोलनी है, तो प्लीज हमें परमिशन दीजिए कि हम सूरत में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सके। और क्योंकि यहाँ पर इनको तुर्की भाषा बहुत अच्छे से आती थी कैप्टन हॉकिंस को, तो वो जब कॉन्वर्सेशन करते थे जहांगीर से तो जहांगीर को ऐसा फील ही नहीं होता था कि कोई बाहर से आया है या मतलब कोई अंग्रेज है या कहीं बाहर से आया है। वो बिल्कुल उनको अपने दोस्त की तरह मानने लगे थे कैप्टन हॉकिंस को, और उनको एक निकनेम भी दिया था इंग्लिश खान का। तो इस तरीके से जो कैप्टन हॉकिंस हैं वो कन्विंस कर लेते हैं
इनको जहांगीर को कि वो अपनी सूरत में अपनी फैक्ट्री जो है वो ओपन करे, और सूरत में जो फैक्ट्री है उसकी शुरुआत होती है 24 अगस्त 1608 को। ठीक है, he arrived at Surat and from there he went on to the court of Jahangir at Agra in 1609. The English company was permitted by a royal farman to open the factories on the west coast. यानी अब वापस से वेस्ट कोस्ट पे कौन था पहले से वेस्ट कोस्ट पे? पोर्चुगीज। लेकिन अब यहाँ ब्रिटिश जो है वो परमिशन ले लेते हैं जहांगीर से कि वेस्ट कोस्ट पर हम अपनी फैक्ट्रीज जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि वो अब इतनी मेहनत करके आए हैं तो सिर्फ वेस्ट कोस्ट के लिए तो नहीं आए हैं ना, पूरे इंडिया के लिए हमको परमिशन दीजिए। बट यहाँ पे वो चीज हो नहीं पाती है, तो उसके बाद हॉकिंस जो है वो वापस चले जाते हैं। But the English were not satisfied with this concession as they wanted permission for the whole of the country. Moreover, Hawkins had to leave Agra owing to the Portuguese intrigue, and the English realized that they would first have to deal with the Portuguese before gaining favors from the Mughals. अब वेस्ट कोस्ट पे अगर फैक्ट्रीज ओपन करने की परमिशन मिली है तो जाहिर सी बात है कि पोर्चुगीज को इससे प्रॉब्लम होगी। हम यहाँ इकलौते जो बादशाह हैं यहाँ के हैं, मतलब बादशाह तो मुगल बादशाह थे, बट इन जनरल बोल रहे हैं कि पोर्चुगीज जो थे वो अभी तक इकलौते थे। डच जो थे उनको भेज दिया गया था कि आप ईस्ट कोस्ट पे जाइए, इधर से आपको कोई मतलब नहीं है। अब इंग्लिश जो है या ब्रिटिश जो है वो वेस्ट कोस्ट पे ही आना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये चीज पोर्चुगीज को खटकेगी। तो ब्रिटिश को ये रियलाइज हुआ कि मुगल एम्परर को तो हम बाद में कन्विंस करेंगे, पहले पोर्चुगीज को यहाँ से एलिमिनेट करना जरूरी है। तो इनिशियली अब वो फोकस करने लगे कि जो इनका फोकस था कि पूरे इंडिया के लिए इनको ट्रेडिंग राइट्स चाहिए, अब ये फोकस करने लगे कि पहले कैसे हम पोर्चुगीज को यहाँ से एलिमिनेट करें। उस दिन जो टेस्ट था उसमें एक क्वेश्चन था बैटल ऑफ स्वॉली पर। क्वेश्चन सही था कि गलत था? ठीक है, जब डिस्कस करेंगे कल मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तब इसको डिटेल से देखेंगे। क्या था बैटल ऑफ स्वॉली वैसे? पोर्चुगीज और इंग्लिश के बीच में जो लड़ाई हुई थी, ठीक है। कौन जीता था कौन हारा था? इंग्लिश जीते थे और पोर्चुगीज हारे थे, ठीक है। तो अब जब इंग्लिश जो है वो अपनी फैक्ट्रीज जो है वो एस्टैब्लिश करना स्टार्ट करते हैं तो आखिर ये फैक्ट्रीज जो है वो होती क्या है? तो अ फैक्ट्री वाज नियरली अ ट्रेडिंग पोस्ट विद इन विच वर लोकेटेड द वेयर हाउसेज, ऑफिसेज एंड द हाउसेज ऑफ कंपनीज एम्प्लॉइज। ये शायद एक क्लास में बताए थे कि फैक्ट्री को फैक्ट्री इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोगों को फैक्टर्स कहा जाता था, इसी वजह से इसका जो नाम है वो पड़ गया फैक्ट्री। तो यहाँ जैसे अभी के टाइम में हम फैक्ट्री बोलते हैं वैसी जगहों पे जहां पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, लेकिन इनकी जो फैक्ट्री होती थी इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता था, सिर्फ ट्रेडिंग के काम के लिए जो जगह यूज किया जाता था उस जगह को हम लोग बोलते थे फैक्ट्री। यानी वेयर हाउसेज जहां पे सामान स्टोर किया जाता है, ऑफिसेज अब गवर्नर आते थे या जो गवर्नर जनरल होता था उनके लिए यहाँ पर उनके रहने के लिए ऑफिस बनाया जाएगा और काम करने के लिए उनकी ऑफिसेज, प्लस जितने भी लोग पूरे कंपनी में काम करते थे उस जगह पे, मान लो सूरत की बात कर रहे हैं तो सूरत में सिर्फ गवर्नर तो होता नहीं होगा, उसके नीचे काम करने वाले लोग भी होते होंगे, तो उनको जगह दिया जाता था रहने के लिए। और ये सब एक ही कंपाउंड में होता था कि एक जगह पर जो है वेयर हाउस बना दिया गया, एक जगह पर उनका ऑफिस बना दिया गया, एक जगह पे उनके रहने के लिए घर बना दिया गया। तो इसको पूरा जो एरिया था उसको बोलते थे फैक्ट्री। इट इज नोटवर्दी दैट नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वाज कैरिड आउट इन दिस फैक्ट्री। इनफैक्ट अगर ब्रिटिश को मैन्युफैक्चरिंग ही करनी होती तो वो इंडिया में आकर थोड़ी करते, वो वहीं जा करके करते, अगर क्योंकि वो सिर्फ आए थे ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है ये याद रखना जरूरी है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मतलब कभी कभी आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन पूछता है ना, कि जो फैक्ट्रीज होती थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती थी, मान लो ये स्टेटमेंट दिया हुआ हो, तो जनरली अगर इस बात पे ध्यान ना दिया जाए तो लोगों के दिमाग में यही आएगा
कि अब फैक्ट्री है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तो होगा ही, लेकिन फैक्ट्री को फैक्ट्री इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों को फैक्टर्स कहा जाता था। ये है सूरत में जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया गया था उसका एक स्केच की तरह, क्योंकि उस टाइम पे फोटोग्राफ्स तो क्लिक होते नहीं थे, लोग स्केच ही बनाते थे। तो सूरत में जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी 1608 में, उस टाइम का ये रफ स्केच है कि वो ऐसे देखते थे। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो फैक्टर्स हो गए, ये इनका पूरा। अब इसमें कुछ बिल्डिंग्स होंगी जो इनके घर होंगे, कुछ बिल्डिंग्स होंगी जो इनके ऑफिसेज होंगी, और कुछ वेयर हाउसेज। ठीक है, तो अगर हम अर्ली फैक्ट्रीज की बात करें तो 1611 में इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ एट मसूलीपट्टनम। यानी अगर हम वेस्ट की बात करें तो उनका पहला फैक्ट्री जो था वो सूरत में था, और साउथ की बात करें तो पहला फैक्ट्री जो था वो 1611 में मसूलीपट्टनम में उन्होंने बनाया। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होता है कि मसूलीपट्टनम में कहा जाता है फर्स्ट फैक्ट्री, लेकिन फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री जो है वो सूरत में ही बनाई जाती है 1613 में। तो जब परमानेंट फैक्ट्री क्या होता था ना, कि परमानेंट फैक्ट्री यानी कि पूरा एकदम उसको फोर्टिफाई करके बनाया जाता था, बाकायदा पूरा कंस्ट्रक्शन किया जाता था। और अगर टेम्पररी बनाना होता था तो ऐसे मतलब शेड वेड लगा करके उस तरीके से बना देते थे। तो अगर परमानेंट फैक्ट्री की बात होगी तो 1613 एट सूरत। ठीक है, तो इन 1611 itself the British defeated the Portuguese in the Battle of Swali near Surat. This convinced Jahangir and the English were allowed to set up a permanent factory at Surat in 1613. तो जहांगीर को लगा कि अब ब्रिटिश जो हैं वो अगर पोर्चुगीज को हरा सकते हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि वो पोर्चुगीज से ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगर इनके साथ हम अपना रिलेशंस स्ट्रांग करते हैं यानी कि मुगल पावर भी जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, और मुगल का इकोनॉमी जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ट्रेडिंग करने अगर आ रहे हैं मतलब ऑब्वियस सी बात है कि फायदा सिर्फ उनको नहीं होगा, फायदा हमको भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे इनको अलाउ कर देते हैं कि आप एक परमानेंट फैक्ट्री बना सकते हैं सूरत में। और 1615 में, इन 1615 टेकिंग द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन फर्दर, Sir Thomas Roe was sent by King James I as an ambassador to the court of Jahangir. अब फिर से आते हैं विलियम हॉकिंस के बाद, अब आते हैं थॉमस रो। और ये क्वेश्चंस कम से कम बीपीएससी में तो पूछ ही चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर पलट के देखोगे, डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में। बट ये कि पहली बार जहांगीर के कोर्ट में कौन आया था, दूसरी बार कौन आया था, तो ये सारा चीज याद रखना जरूरी होता है। तो थॉमस रो आते हैं फिर से जहांगीर को कन्विंस करने के लिए कि हुजूर प्लीज देखिए, सूरत में तो हो गया, अब एक काम करिए, अब हम लोग को पूरे इंडिया में जो है फैक्ट्री बनाने का परमिशन दे दीजिए। और यहाँ पर जहांगीर जो है वो काफी हद तक कन्विंस हो भी जाते हैं। तो रो वाज सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ रॉयल फरमान permitting the British to trade and establish factories in all parts of the Mughal Empire. Soon the English began to feel insecure in the absence of fortified settlements and attempted to fortify in Surat in 1625, but the Mughals frustrated the attempt and imprisoned the English. अब इनको लगा कि चलो अब पूरे इंडिया में फैक्ट्री बनाने का परमिशन मिल ही गया है, तो हर जगह अपने हिसाब से पोर्ट बना लेते हैं। अब ये चीज मुगल्स को एक्सेप्टेबल नहीं थी। आपको ट्रेड करने के लिए परमिशन दिया है, बट इतना तो जाहिर सा बात है कि अगर पूरे इंडिया पे राज करने वाला एम्पायर था वो, तो इतना दिमाग तो उनके पास भी होगा कि ये फोर्ट क्यों बना रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ इनके दिमाग में दूसरा थॉट प्रोसेस भी है जो इकोनॉमी से या ट्रेडिंग से हट करके है। तो ये क्या करते हैं, मुगल्स क्या करते हैं कि ब्रिटिश को अरेस्ट कर लेते हैं। So the English then decided to shift their focus to the south of India, to avoid direct confrontation with the Mughals. फिर इनको इंग्लिश को लगता है कि अभी जो है हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम लोग मुगल्स से डायरेक्टली कन्फ्रंट कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, अब हम लोग अपना फोकस जो है वो साउथ की तरफ शिफ्ट करते हैं। तभी देखो जो कोलकाता में या बॉम्बे में जो फैक्ट्रीज बनाई गई थी वो बाद में बनाई गई थी। सबसे पहला जो इनका मेजर सेंटर बना था वो मद्रास में बना था, क्योंकि मद्रास तक ये लोग मुगल्स नहीं पहुंचे थे। तो इनको पता था कि यहाँ पर हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा
क्योंकि रादर देन एक ऐसे एम्पायर से लड़ना जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करके रखा है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द इंडिया को, और वैसे एम्पायर से लड़ना जिसके पास एक छोटा सा किंगडम है, तो किसके लिए ज्यादा आसान होगा? छोटे से किंगडम से। तो ये चले जाते हैं गोलकोंडा, और गोलकोंडा का सुल्तान उस वक्त होता है अब्दुल्ला कुतुब शाह। और इससे जाकर के परमिशन मांगते हैं कि हम यहां पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो अब ये आ जाते हैं जब साउथ में, तो साउथ में इनका पहला जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश होता है वो होता है मद्रास में। अब मद्रास में कैसे होता है? तो 1632 में सबसे पहले सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इशूड अ गोल्डन फरमान in favor of English, permitting them to trade freely from the ports of Golconda on an annual payment of 500 pagodas। तो ये एक तरीके का करेंसी है, पगोडास जो है वो एक तरीके का करेंसी है। तो अगर एनुअली आप हमको 500 पगोडा दीजिएगा तो आप जितना भी गोलकोंडा का जो पोर्ट है वहां पर आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। ड्यूटी फ्री ट्रेड मतलब किसी भी तरीके का कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। In 1639, Francis Day was able to obtain Madras on lease from Raja of Chandragiri and shifted the center of English activity to Madras। तो राजा चंद्रगिरी के एक राजा हैं जो कि अलाउ कर देते हैं फ्रांसिस डे को। फ्रांसिस डे जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल है, वो जाकर के परमिशन लीज पे मांगता है, लीज यानी कि रेंट पे मांगता है मद्रास को, और वो उसको दे देते हैं 1639 में। द राजा अलाउड द इंग्लिश टू फोर्टिफाई मद्रास, टू एडमिनिस्टर इट एंड टू कॉइन द मनी ऑन द कंडीशन दैट दे वुड पे हिम हाफ द कस्टम्स रेवेन्यू ऑफ द पोर्ट। यानी जितना भी, मान लो 1 लाख रुपए जो है वो एक साल में आप कमा रहे हैं, तो इसमें से 50,000 रुपए जो होंगे वो अगर राजा को दे दिए जाएंगे, तो यानी जो लीज पे दिया गया है, तो लीज पे दिया गया यानी कुछ रेंट देना पड़ता होगा, वो रेंट फिक्स नहीं था। जितना भी अमाउंट आपके पास आएगा उसका आधा अमाउंट राजा को जाना चाहिए, जो राजा है चंद्रगिरी के उनको जाना चाहिए। और इसके बदले में ब्रिटिश को क्या मिला? तो मद्रास का जो पोर्ट है या वहां जो आप अपनी फैक्ट्री बनाएंगे उसको आप फोर्टिफाई कर सकते हैं, और यही एस्टैब्लिशमेंट होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज का। ठीक है, तो मद्रास में ब्रिटिश बनाते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये है जब इनिशियली जो ब्रिटिश ने बनाया था, और ये प्रेजेंटली ऐसा दिखता है हम जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो। Thus the English set up a factory and built a small fort around it called the Fort St. George. In 1690, the British bought the Fort Devanapatnam near Madras and renamed it as Fort St. David। यानी आसपास की और भी इलाकों में जो छोटे छोटे फोर्ट्स थे उसको ब्रिटिश ने खरीदना शुरू कर दिया, ताकि अपना जो एक्सटेंट है, अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो अब शुरू से बताओ कि ब्रिटिश इंडिया में कब आए? 1600। किस कंपनी के अंडर आए? वो ग्रुप का नाम क्या था पहले ये बताओ। मर्चेंट एडवेंचरर्स, जिसको कि नाम दिया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, निकनेम जॉन कंपनी। इसके बाद जब इंग्लिश आए तो सबसे पहले कहां गए? सूरत। और ये सूरत क्यों गए? टेक्सटाइल के लिए। फिर सूरत के बाद ये किसके पास गए? जहांगीर। जहांगीर का कोर्ट यानी आगरा। जहांगीर के पास इंग्लिश की तरफ से कौन गया था? हॉकिंस, जिनको कि इंग्लिश खान का टाइटल दिया था जहांगीर ने, क्योंकि ये तुर्की भाषा में बहुत ज्यादा एफिशिएंट थे। तो जहांगीर इनको किस चीज के लिए परमिशन देते हैं? सूरत में फैक्ट्री खोलने के लिए। ठीक है, सिर्फ सूरत में या कुछ और भी बोलते हैं जहांगीर?
सिर्फ सूरत का ही परमिशन मिलता है या कुछ और का परमिशन मिलता है? ईस्ट, सूरत ईस्ट में है, वेस्ट कोस्ट पे ये अपनी फैक्ट्रीज जो हैं वो खोल सकते हैं। लेकिन वेस्ट कोस्ट पे कौन था पहले से? पोर्चुगीज, यानी अब होगी पोर्चुगीज और ब्रिटिश की लड़ाई। तो यहां होती है पोर्चुगीज और ब्रिटिश की लड़ाई, जिसमें कि ब्रिटिश जो है वो जीत जाते हैं। कौन से बैटल में? बैटल ऑफ स्वॉली। इसके बाद जो जहांगीर हैं वो ब्रिटिश को परमिशन दे देते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में, मतलब ऑल ओवर मुगल एम्पायर में वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा से, लेकिन हॉकिंस के बाद कौन आता है जहांगीर को कन्विंस करने के लिए? रो, थॉमस रो। और ये रो जो है वो कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं और ब्रिटिश जो है वो अब ऐसा कुछ करते हैं जिससे मुगल्स जो है वो नाराज हो जाते हैं। क्या करते हैं? हर जगह अपना फोर्ट बनाने लगते हैं, अपना जो सेटलमेंट है उसको फोर्टिफाई करने लगते हैं, जिसके बाद जो ब्रिटिश हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है मुगल एम्पायर में। और ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि अब वो फोकस करेंगे टुवर्ड्स द साउथ, जहां पर मुगल का कंट्रोल नहीं है। तो ये किसको अप्रोच करते हैं? गोलकोंडा। गोलकोंडा में कौन है भाई? अब्दुल्ला कुतुब शाह। कौन है ये अब्दुल्ला कुतुब शाह? हैं कौन? गोलकोंडा के सुल्तान। और ये क्या बोलते हैं? गोल्डन फरमान। देखो, GOL से गोलकोंडा भी है और GOL से गोल्डन भी है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दो तरीके का फरमान है। एक रॉयल फरमान है जो बाद में दिया जाएगा, और ये गोल्डन फरमान है। और दोनों ही क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि गोल्डन फरमान किसने दिया था और रॉयल फरमान किसने दिया था। तो सुल्तान जो हैं गोलकोंडा के, वो देते हैं गोल्डन फरमान। और ये गोल्डन फरमान क्या कहता है? हाँ, एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोडाज में गोलकोंडा के किसी भी पोर्ट में आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्रिटिश हैं वो किसको अप्रोच करते हैं? राजा ऑफ चंद्रगिरी। और ये होता है 1639 में। और इनसे ये किसको लीज पर लेते हैं? मद्रास को। कंडीशन क्या थी कि 50% शेयर जो है वो राजा ऑफ चंद्रगिरी को जाएगा, और मद्रास में जो ये फैक्ट्री बनाएंगे इसको फोर्टिफाई करने का परमिशन इनको मिल गया। और ये यहां पर क्या एस्टैब्लिश करते हैं उसके बाद? फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, अब आगे इसके बाद की जो कहानी है वो है बंगाल की। नेक्स्ट अब ये लोग पहुंचते हैं 1608 में रॉयल फरमान हुआ था? नहीं, 1608 में नॉर्मल फरमान था, वो ना रॉयल था ना गोल्डन था, वो बस नॉर्मल फरमान था। इसके बाद इनका जो अगला फोकस रहता है वो रहता है बंगाल पर। ठीक है, तो 1651 में जो ब्रिटिश ऑफिसर है, ब्रिटिश कमांडर है, उनका नाम है ह्यू। The first English factory in Bengal was set up upon receiving permission from Sultan Shuja। सुल्तान शुजा कौन है? तो शाहजहां के दूसरे बेटे हैं। तो उस टाइम पे यही होता था ना कि अलग अलग जगहों का सुल्तान बनाया जाता था, जो मुगल एम्परर, जो बादशाह होते थे, उनके बेटों को, जो उनके रिलेटिव्स होते थे। जैसे जोधा अकबर मूवी में भी देखा होगा कि जो अधम खान नाम का एक इंसान रहता है जिसको कि दिया जाता है। और तो उसी तरीके से तो शाहजहां के दूसरे बेटे यानी सुल्तान शुजा को बंगाल का उस टाइम पे सुल्तान बनाया गया था, और वो ह्यू को परमिशन देते हैं कि आप बंगाल में अपनी फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये क्या थे? सूबेदार थे बंगाल के, सुल्तान शुजा। तो in 1658 all establishments of the company in Bengal, Bihar and Odisha and Coromandel coast were brought under the control of Fort Saint George। क्योंकि अभी तक इनका जो जितना भी ऑपरेशंस है वो सारा फोर्ट सेंट जॉर्ज से ही हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इनका एस्टैब्लिशमेंट है अभी तक का वो फोर्ट सेंट जॉर्ज ही है। तभी याद करो
जब थोड़ा सा बताए थे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, तो उस टाइम पे बताए थे कि स्टार्टिंग में जब सिराजुद्दौला ने वो किया था, अटैक किया था, तो उसको लगा था कि अब तो हम जीत गए, वो वापस चला गया था। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश जो थे वो मद्रास से बुलाते हैं रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि जितने भी प्रोमिनेंट ऑफिसर्स थे, मिलिट्री कमांडर्स थे, वो सारे फोर्ट सेंट जॉर्ज में ही रहते थे। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंडर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और पूरा जो कोरोमंडल कोस्ट है उसमें जितना भी एस्टैब्लिशमेंट्स था ब्रिटिश का, उन सबको फोर्ट सेंट जॉर्ज के कंट्रोल में ले आया गया। इन 1690 जॉब चार्नॉक एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट a factory at Sutanuti, which was fortified in 1696 and called Fort William. तो अब ये जॉब चार्नॉक जो है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कैलकाटा नाम सुना है, कोलकाता जो है एट प्रेजेंट, तो कोलकाता जो है एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, ना ही मेडिवल इंडिया में एग्जिस्ट करता था। कोलकाता का फाउंडर अगर किसी को माना जाता है तो वो यही जॉब चार्नॉक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि चार अलग अलग जगह हैं, सूतनुती, कलिकता और एक दो और जगह हैं, जो कि इनको दिया जाता है ब्रिटिश को कि इस सबको मिला करके, चार अलग अलग गांव कह सकते हो, कि इन सबको मिला करके आप एक अपना फैक्ट्री यहाँ पर बना सकते हैं और इन सब में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इन सबको कंबाइन करके ब्रिटिश ने, तो जो कलिकता नाम था ना, उसी से बन गया कैलकटा, और वो कैलकटा बाद में आकर के बन गया कोलकाता। ठीक है, तो जॉब चार्नॉक को माना जाता है फाउंडर ऑफ कैलकटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ कैलकटा, कि मॉडर्न कैलकटा जो है वो फाउंड किया था। हाँ, तो कौन कौन से जगह थे? तो सूतनुती, कलिकता और गोविंदपुर, ये 3 गांव थे जो कि ब्रिटिश को दिया जाता है। और कौन देता है? तो सूबेदार ऑफ बंगाल अजीम उस शान, द जमींदारी। इन तीनों जगहों की इनको जमींदारी दी जाती है, यानी राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। और इसके बदले में ये क्या देते हैं? तो 1200 रुपए देते हैं टू द प्रीवियस प्रोप्रिएटर्स, यानी पहले जो लोग इन जगहों के कंट्रोल में थे उनको एनुअली 1200 रुपीज देते हैं, जिसके बदले में इनको यहाँ की जमींदारी दी जाती है। इन 1700 द बंगाल फैक्ट्रीज वर प्लेस्ड अंडर फोर्ट विलियम, सून द विलेजेस ग्रू इनटू अ सिटी नोन एज कैलकटा। तो ये उस टाइम पे एस्टैब्लिश किया गया था फोर्ट विलियम। उसकी पिक्चर है कि उस टाइम पे वो कैसा दिखता था। तो फोर्ट विलियम की कहानी ये थी कि फोर्ट विलियम जो है वो कैलकटा में, प्रेजेंट कैलकटा में बनाया ब्रिटिश ने, और 3 विलेजेस हैं, सूतनुती, कलिकता और गोविंदपुर, जिसका की जमींदारी ब्रिटिश को दिया गया। जिसके बाद उसका जमींदारी कलेक्ट करते 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 उन तीनों गांवों को इस तरीके से इंटीग्रेट किया कि वो जाकर के अब कैलकटा के रूप में हमें नजर आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कहानी है वो है, नहीं, चार्नॉक जो है वो फोर्ट विलियम नहीं बनाए थे। फोर्ट विलियम, अब देखो फोर्ट है तो उसके बनने के दौरान में 2-3 लोग आ सकते हैं। तो जॉब चार्नॉक जो है वो कैलकटा को फाउंड किए थे, मतलब जॉब चार्नॉक बेसिक इंटीग्रेट किए थे तीनों विलेजेस को, और कैलकटा नाम से उसको जाना जाने लगा था। फोर्ट विलियम बाद में बनाया गया था। नेक्स्ट है कहानी बॉम्बे की। तो बॉम्बे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। बॉम्बे में ब्रिटिश को कोई मेहनत नहीं लगी थी। बॉम्बे का क्या था कि बॉम्बे का कंट्रोल था पोर्चुगीज के पास, और पोर्चुगीज की बेटी, मतलब पोर्चुगीज का जो रूलर उस वक्त रहता है, उनकी बेटी की शादी होती है किंग चार्ल्स सेकंड से, जो कि इंग्लैंड के राजा हैं, और वो डाउरी में यानी दहेज में पूरा का पूरा बॉम्बे उनको दे देते हैं कि अब हुआ बॉम्बे आपका। और यहां से फिर जो कंपनी, जो बॉम्बे में ब्रिटिश का जो कंट्रोल है वो स्टार्ट होता है। तो इन 1662 King Charles II of England received Bombay as a dowry on marrying a Portuguese princess. In 1668, the crown transferred it to the company on an annual rent of 10 pounds, ये pounds होगा,
and it was soon fortified in the wake of threats from the rising Maratha Empire. तो अब ये जो ट्रांसफर होता है ना, ये क्राउन को होता है, क्योंकि ये इंग्लैंड में हो रहा है. इंग्लैंड को पता है कि जो पोर्चुगीज हैं वो वेस्ट कोस्ट पे अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर चुके हैं और बॉम्बे पोर्चुगीज के पास है. तो उन्होंने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, बॉम्बे ही मांग लेते हैं. तो वो दहेज में बॉम्बे मांग लेते हैं कि बॉम्बे हमें दे दीजिए, और इनको दे दिया भी जाता है कि ले जाइए. पोर्चुगीज प्रिंसेस की शादी में किंग चार्ल्स सेकंड को बॉम्बे दे दिया जाता है. और फिर 1668 में क्राउन जो है वो बॉम्बे का कंट्रोल दे देती है कंपनी को. ठीक है, तो जब कंपनी के पास इसका कंट्रोल आ जाता है तो, और कंपनी जो है वो 10 पाउंड का रेंट देती थी क्राउन को. ठीक है, ये जो रेंट है ये कोई इंडियन रूलर को नहीं दिया जा रहा है, ये रेंट कंपनी जो है वो क्राउन को देता था, क्योंकि क्राउन जो है वो लीज कर रहा था कंपनी को. यानी क्राउन और कंपनी दो अलग अलग एंटिटीज हैं, दोनों में अभी तक कॉमनैलिटी शुरू नहीं हुआ है. तो क्राउन ने जब बॉम्बे ट्रांसफर किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसके बदले इनको 10 पाउंड का एनुअल रेंट जो है वो देना पड़ा. ठीक है, और इसके बाद क्योंकि अब मराठास इस समय अपने पीक पर थे, देखो 1668 का टाइम है, मराठास का पावर जो है वो इंक्रीज हो रहा था. तो इनको लगा कि अब बॉम्बे जो है वो खतरे में आ सकता है, तो यहाँ पर इन्होंने अपना जो फोर्टिफिकेशन है वो स्टार्ट कर दिया. और सून बॉम्बे जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो सूरत में इनका कंट्रोल था, पूरे वेस्ट का कंट्रोल जो है वो सूरत में था, वो ट्रांसफर कर दिया गया बॉम्बे को. इसीलिए अब 3 जो प्रेसिडेंसीज बनी ब्रिटिश की, बॉम्बे में, मद्रास में और कैलकाटा में या बंगाल में, वो ऐसे ही बनी कि सबसे पहले मद्रास में बना, उसके बाद बंगाल में और फिर बॉम्बे में. बॉम्बे से पहले जो वेस्ट का प्रेसिडेंसी था या वेस्ट का हेडक्वार्टर्स था वो होता था सूरत में, लेकिन क्योंकि बॉम्बे बाद में ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया तो वो ट्रांसफर कर दिया गया बॉम्बे को. ठीक है, हाँ वही कंपनी को भेजी थी. हाँ, तो क्राउन को भी तो अपना रेवेन्यू चाहिए था ना. अगर वो बॉम्बे दे देती कि बिना किसी उसके, तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं था. बट अगर वो रेंट ले सकती है उस चीज का, देखो हुआ ये कि बाकी सारे जगह कंपनी जो अक्वायर कर रही थी वो अपने बलबूते पे कर रही थी, उसमें क्राउन का कोई रोल नहीं था, इसीलिए वहां से वो सिर्फ रेवेन्यू लेती थी. लेकिन अब यहां जब क्राउन खुद दे रही है या दे रहा है कि आप हमारी तरफ से लीजिए, मान लो ये पूरी प्रॉपर्टी है या आसपास की जो प्रॉपर्टीज है, तो तुम हो कंपनी. ठीक है, अब आसपास की जो प्रॉपर्टीज है वो तुमने एक्वायर करी, लेकिन तुम मेरे अंडर में काम कर रहे हो, तो लेकिन तुमने उसको अक्वायर किया, तो उस पर तो मेरा हक नहीं रहेगा. उससे हाँ जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा उस पर भले हम हक जमा सकते हैं क्योंकि हम ही तुमको भेजे थे, लेकिन वैसे उसके लिए रेंट मांगना दैट इज नॉट जस्टिफाइड. लेकिन अब ये प्रॉपर्टी है जहां जो कि मेरे कंट्रोल में है, ये अगर हम तुमको देते हैं तो यानी आई एम डूइंग अ फेवर टू यू, कि यहाँ का यहां से भी जो रेवेन्यू आएगा वो भी तुम्हारा होगा, तो उसके बदले में हमको रेंट चाहिए. ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया ब्रिटिश कैसे कैसे बॉम्बे में, बंगाल में और मद्रास में अपना सेटलमेंट बनाए. ठीक है, अब समझते हैं कि ब्रिटिश और मुगल्स की क्या कहानी थी. तो सबसे पहले ब्रिटिश और मुगल्स की कहानी समझने से पहले, जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसमें इंटरनली बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जिसकी वजह से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना स्ट्रांग था. तो बिटवीन 1615 एंड 1686 द कंपनी ग्रू फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ. मतलब क्योंकि ये बहुत सारी जगह इन्होंने एक्वायर की थी, अब 1686 यानी बॉम्बे तक का कंट्रोल इनके पास आ चुका है, यानी इनका स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है. तो ये चीज क्राउन को भी नजर आ रही थी कि कंपनी जो है वो कच्ची खिलाड़ी नहीं है, ये वहां पर बहुत बड़ा जो है कुछ अचीव कर सकती है. फिर 1625 में जो गवर्नर्स होते थे और डायरेक्टर्स होते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनको दिया गया जुडिशियल पावर्स.
कि अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके लिए इंग्लैंड के कोर्ट में आने की आपको जरूरत नहीं है, आप वहीं पर चीजों को अपने हिसाब से सुलझा सकते हैं, ठीक है। फिर 1661 में द कंपनी वाज एम्पावर्ड टू सेंड ships of war with men and ammunition for the safety of its possessions overseas। अब देखो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भले ही इंडिया में उसका जो जितना भी सेटलमेंट्स था वो लिमिटेड था, लेकिन आसपास की जगह में भी ब्रिटिश के सेटलमेंट्स होंगे, भले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं होंगे, लेकिन बाकी ब्रिटिश के तो सेटलमेंट्स हो सकते हैं। अब वहां पर जो भी टेरिटरीज थी उनको सिक्योर करने के लिए 1661 में इनको परमिशन दिया गया कि आप लोगों को भेज सकते हैं, यानी अपनी आर्मी को भेज सकते हैं। आर्मी यानी नेवी, सेंड शिप्स ऑफ वॉर विथ मेन एंड एम्यूनिशन। तो एक तरीके का नेवी ही हो गया कि एक ऐसा शिप जिसमें कि लोग भी होंगे और एम्यूनिशन भी होगा, आर्म्स एंड एम्यूनिशन होगा, वो जाता है उन टेरिटरीज की सेफ्टी के लिए, अगर जो कि ओवरसीज हैं, अगर उनपे कोई खतरा आता है तो। यानी इनको यहां पावर मिला मिलिट्री पावर्स, एक सेकेंड, यहां इनको मिला जुडिशियल पावर्स। क्या? हाँ, ये सारा इनको पावर इंग्लैंड से दिया जा रहा है, क्राउन इनको ये पावर्स दे रही है। फिर 1683 में इट गॉट फुल पावर्स टू डिक्लेयर अ वॉर एंड मेक पीस, टू रेज एंड मेंटेन एंड आर्मी, यानी मिलिट्री पावर्स को और ज्यादा एनहांस कर दिया। अब देखो, कोई भी एंटिटी जो होता है वो स्ट्रांग तब बनता है जब उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं, जो कि इनके पास पहले से थे। अगर एग्जीक्यूटिव नहीं होते तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इनको स्टार्टिंग में एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दिया गया था। उसके बाद मिलिट्री पावर्स बहुत ज्यादा जरूरी, और फिर जुडिशियल पावर्स। जब ये तीन चीजें इनके पास थी तो फिर ये बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके थे कि अब इनको कोई हरा नहीं सकता है। इस वजह से जो इनका इंटरनल इवोल्यूशन हुआ था ना कंपनी का, वो और किसी कंपनी में देखने को नहीं मिला था, ना पोर्चुगीज में, ना डच में, ना फ्रेंच में। ये बहुत बड़ा रीजन था कि ब्रिटिश जो है वो इजीली डिफीट कर देते हैं पोर्चुगीज, फ्रेंच और डच को, ठीक है। अब आते हैं कि ये तो as early as 1680s the company had plans to secure English dominion in India and was determined to make Indians pay for the conquest of their own country. On several occasions, the court of directors wrote to the company authorities advising them to adopt such a civil and military policy that would secure a large revenue and enable the English to maintain their force and make English a nation in India. मतलब बेसिकली जो हम लोग कहते हैं कि 1757 यानी बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश को ये चीज समझ में आई कि इंडिया को एक कॉलोनी बनाया जा सकता है, वो इनके इनिशियल प्लान 1680s से ही इनको समझ आने लगा था। क्योंकि खुद सोचो, वो देख रहे हैं कि इंडिया से ट्रेड कितना प्रॉफिटेबल है। अभी इंडिया जो है वो किसी और के कंट्रोल में है, तो अगर इंडिया जो है वो हमारी कंट्रोल में आ जाएगा, हमारा कॉलोनी बन जाएगा, तो फिर तो हमें कोई रोकने वाला ही नहीं होगा, फिर तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो एडवाइस करते थे जो कंपनी की अथॉरिटीज थी उनको कि अब आप कोशिश करिए एक ऐसा सिविल और मिलिट्री पॉलिसी बनाने का ताकि इंडिया से जो रेवेन्यू है उसको भी इंक्रीज किया जा सके और इंडिया में एक इंग्लिश नेशन की एस्टैब्लिशमेंट हो सके। ठीक है, तो कंपनी का जो मोटिव था वो 1680s तक बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब हम यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए नहीं है, अब हमें अपना विजन जो है वो और एक्सपैंड करने की जरूरत है। अब 1680 में ही जो औरंगजेब हैं वो एक फरमान इशू करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो जहांगीर के बाद जो जहांगीर से क्योंकि इनका जो झगड़ा है वो हो गया था, तो ये तो साउथ में चले गए थे, लेकिन अब औरंगजेब जब आ जाते हैं 1656 में आते हैं ना औरंगजेब, हाँ,
औरंगजेब जब आ जाते हैं तो इनको लगता है कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं, क्या पता यहाँ कुछ आउटकम जो है वो अलग हो। तो ये जाते हैं औरंगजेब को कन्विंस करते हैं और औरंगजेब 1680 में इनको फरमान जारी करते हैं। किस लिए? तो कस्टम्स फ्री ट्रेड एवरीवेयर एक्सेप्ट सूरत, कि हर जगह आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, कस्टम्स फ्री ट्रेड, लेकिन सूरत का परमिशन आपको नहीं मिलेगा। In 1688, hostilities between the English and the Mughal authorities first broke out when the English captured Hooghly and declared a war on Emperor Aurangzeb। क्योंकि इंग्लिश को लगा कि औरंगजेब जो है वो क्या ही कर लेंगे, इतने उनको समझ नहीं आ रहा था कि लेवल ऑफ अथॉरिटी जो मुगल एम्पायर की थी वो उनको उस टाइम तक समझ नहीं आई थी। तो वो क्या करते हैं कि औरंगजेब पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन औरंगजेब उनको हरा देते हैं। तो इंग्लिश हैड सीरियसली मिसजज्ड द सिचुएशन एंड अंडर एस्टिमेटेड द मुगल स्ट्रेंथ। दे वर सून डिफीटेड एंड ड्रिवन आउट ऑफ द फैक्ट्रीज इन बंगाल, यानी बंगाल में जितना भी इनका अभी तक एस्टैब्लिशमेंट था वहां से इनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये औरंगजेब से लड़ाई करते हैं। अब खुद सोचो, औरंगजेब की जो पर्सनालिटी थी वो खड़े होने दे सकता था क्या किसी को अपने आगे? और इंग्लिश अगर इस चीज को सोच के बैठे थे कि वो औरंगजेब को हरा सकते हैं तो ये उनके पार्ट पे बहुत बड़ी गलती थी। तो कहीं ना कहीं ये चीज अगर नहीं होती तो शायद इंग्लिश और पहले अगर वो औरंगजेब को परस्यू करने में कामयाब हो जाते डिप्लोमेटिकली रादर देन मिलिटरीली, तो इंग्लिश का जो कंट्रोल था इंडिया में वो और पहले आ सकता था। ठीक है, सूरत छोड़ के क्यों? क्योंकि सूरत का जो ट्रेड था ना वो बहुत प्रॉफिटेबल था। सूरत का जो टेक्सटाइल ट्रेड था वो एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल था। इसीलिए अगर सूरत में भी कस्टम्स ड्यूटी फ्री कर दिया जाता, क्योंकि बाकी जगहों पे इंग्लिश ऑलरेडी बहुत अपना फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर चुके थे, बट सूरत में परमिशन दे देते तो इससे मुगल रेवेन्यू को बहुत ज्यादा लॉस होता। ठीक है, realizing that they were not yet strong enough to fight the Mughal power, they once again decided to rely on humble entities and flattery and get concessions from the Mughal emperor। इनको भी समझ आ गया कि लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, तो एक बार फिर से ये लोग जी हुजूरी करने लगे, माफ कर दीजिए सरकार, हमसे गलती हो गई, हमको दोबारा से ट्रेड करने दीजिए। तो औरंगजेब भी जो है वो इनकी बातों में आ जाता है, क्योंकि औरंगजेब को भी दिख रहा था कि ब्रिटिश के साथ ट्रेड करना बहुत प्रॉफिटेबल था मुगल एम्पायर के लिए भी, जिससे मुगल रेवेन्यू भी जो है वो इंक्रीज कर रहा था। और ये हम लोग फर्स्ट क्लास में ही देखे थे कि औरंगजेब की जो पॉलिसीज थी उसकी वजह से मुगल रेवेन्यू जो है या मुगल ट्रेजरी जो है वो धीरे धीरे करके ड्रेन आउट हो रहा था। तो उसको अपनी ट्रेजरी तो बढ़ानी थी, तो वो यहाँ पर इनको एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है चलिए आपको दिया परमिशन। तो औरंगजेब टू रेडिली पार्डन्ड द इंग्लिश फॉर देयर मिस्टेक as he saw that foreign trade benefited Indian artisans and merchants and enriched the state treasury. He therefore permitted them to resume trade on payment of 1.5 lakh rupees as compensation। कि आपने हम पे अटैक किया, ये कंपनसेशन है, रेंट या एनुअल पेमेंट नहीं है। अटैक करने के बदले में आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए का इनको जुर्माना दिया। और उसके बाद 1691 में एक फरमान, अभी भी ये रॉयल फरमान नहीं है, ठीक है, 1691 में औरंगजेब एक फरमान जारी करते हैं एंड एग्जेम्प्टेड द कंपनी फ्रॉम पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटीज इन बंगाल इन रिटर्न फॉर एन एनुअल पेमेंट। तो पहले जो सिर्फ सूरत के अलावा बाकी सब जगहों पे इनको कस्टम्स फ्री ट्रेड मिला था, अब वो तो इन्होंने अटैक कर दिया तो गंवा दिया। तो अब जो दोबारा इनको फरमान मिला उसमें सिर्फ बंगाल का परमिशन दिया गया कि यहां पर ही आप सिर्फ कस्टम्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं, बाकी जगहों पर नहीं कर सकते हैं। अब ब्रिटिश को भी समझ आ गया कि औरंगजेब से लड़ने का तो कोई फायदा नहीं है, तो जो जितना मिल रहा है उतने में ही खुश रहते हैं। फिर औरंगजेब जो है उनकी डेथ हो जाती है 1707 में, और मुगल एम्पायर की बैड फेज कह सकते हैं या डिटीरियोरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और फर्रुखसियार नाम का जो रूलर है वो इस समय मुगल गद्दी पे बैठा है। तो फर्रुखसियार जो है ये देता है रॉयल फरमान। तो इन 1717 द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी succeeded in securing valuable privileges under a royal farman, capital R,
द फरमान ऑफ 1717 बाय द मुगल एम्परर फारूक सियार, described as the Magna Carta of the company. The Farman was instrumental in increasing the company's stronghold in Bengal. अब देखो मैग्ना कार्टा एक शब्द है, मतलब जिसमें कि सब जितनी भी चीजें होती है ना, प्रिविलेजेस, राइट्स, ये सारा सब कुछ लिखा होता है। तो ये जो रॉयल फरमान है, इसमें ब्रिटिश को जितने प्रिविलेजेस दिए गए थे वो अभी तक ब्रिटिश को और नहीं मिला था। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी इस रॉयल फरमान को बोला जाता है, और इससे जो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है बंगाल में वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। द कंपनी लेटर कॉलोनाइज्ड बंगाल फॉलोड बाय द रेस्ट ऑफ इंडिया। द फरमान कंफर्म्ड द प्रिविलेजेस ग्रांटेड इन 1691 एंड एक्सटेंडेड देम टू गुजरात। यानी 1691 में जो बंगाल का मिला था, अब बंगाल के साथ साथ गुजरात भी जो है वो इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो अब देखते हैं कि इस फरमान में आखिर ऐसा क्या था जिससे कि ब्रिटिश जो थे वो इतने पावरफुल हो जाते हैं। तो सबसे पहले द ब्रिटिश वर अलाउड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल इन लिeu ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 30,000 रुपीज एक्सचेंज। ठीक है, यानी हर साल अगर आप मुगल एम्परर को 30,000 रुपए देते हैं तो उसके बदले बंगाल में ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की इजाजत आपको दी जाती है। दूसरा, एग्जेम्पशन ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज एट सूरत इन लिeu ऑफ वन टाइम सेटलमेंट ऑफ 10,000 रुपीज। अब याद करो, औरंगजेब जो फरमान स्टार्टिंग में दिया था उसमें सूरत में ड्यूटी फ्री ट्रेड अलाउड नहीं था, यानी सूरत में उनको ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब हर बार ऐसा नहीं होता था कि जिस समय बोला जाए उसी समय वो ड्यूटी दे देते थे, कभी कभी वो ड्यू भी हो जाता था। तो जितना भी ड्यू था उस सबको माफ कर दिया गया अगर आप एक बार में 10,000 रुपए दे देते हैं तो। तीसरा, द कंपनी रिटेन्ड इट्स ओल्ड प्रिविलेज ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ ऑल ड्यूज एट हैदराबाद एंड फॉर मद्रास वाज रिक्वायर्ड टू पे ओनली द एग्जिस्टिंग रेंट। जितना भी हैदराबाद के लिए ड्यूज था उसको भी माफ कर दिया गया, और जो सिर्फ रेंट था, यानी रेंट जो मद्रास के लिए राजा ऑफ चंद्रगिरी को देना था, सिर्फ रेंट देना पड़ा, बाकी ड्यूज उनका भी माफ कर दिया गया। द कंपनी वाज अलाउड टू रेंट मोर टेरिटरी अराउंड कैलकाटा, कि कैलकाटा के अराउंड जो सूतनुती, गोविंदपुर और कलिकता के अलावा अगर आप और भी जगह जो है वो कैलकाटा के अराउंड अक्वायर करना चाहते हैं, रेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आपको अलाउड है। Last, the company was allowed to use their own currency minted at Bombay throughout India। और ये बहुत बड़ी चीज होती है, किसी को भी करेंसी बनाने की इजाजत दे देना। मतलब वो सीरीज देखा है फर्जी, शाहिद कपूर वाला? हाँ, इतना एक्साइटेड नहीं होना था, रिलैक्स। उसमें वो नोट जो है वो बनाता है, तो अब वो तो फिर भी फेक नोट्स बनाता है, तब जाकर के वो इतना अमीर हो जाता है। कोई अगर अपनी करेंसी खुद बनाने लगे, यानी कि उसके पास इकोनॉमिक कंट्रोल आ गया है। क्योंकि सोचो, इंडिया में करेंसी बनाने का या करेंसी देने का हक किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास, यानी आरबीआई के पास। और कोई ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि नहीं, हम जो है अपना करेंसी खुद बनाएंगे। तुम जाके दो दुकान वाले को एक पेपर पे लिख के 10 रुपया, वो नहीं लेगा। वो क्यों लेगा? तो क्या अथॉरिटी है तुम्हारे पास? और यहाँ पे ब्रिटिश को ये इजाजत दे दी गई कि आप अपनी करेंसी बना सकते हैं, आप अपना कॉइन्स खुद बना सकते हैं। मतलब फिर ब्रिटिश को कोई रोकने वाला था ही नहीं। सिविल पावर उनके पास था, मिलिट्री पावर उनके पास था, जुडिशियल पावर उनके पास था, और यहाँ पर अब करेंसी की भी पावर उनके पास आ गई है। फिर तो वो एक डायलॉग है ना, कभी कभी तो लगता है अपुनिच भगवान है। बिल्कुल वही हुआ कंपनी के साथ कि वो भगवान बन चुके थे कि अब इनको कोई रोक ही नहीं सकता था। सैयद ब्रदर्स इसको कुछ बोले भी होते तो सैयद ब्रदर्स से तो वो थोड़ा सा इक्वेशन ठीक नहीं चल रहा था ना फारूक सियार का। एक बार वो बन गया था एम्परर, उसके बाद तो सैयद ब्रदर्स को वो भाव नहीं दे रहा था ना। The company was also granted the right to issue passes or dastaks, a permit exempting payment of transit duties for the movement of such goods। और ये दस्तक्स जो हैं
ये बहुत बड़ा रीजन बनते हैं इन द बैटल ऑफ प्लासी कि ये दस्तक इशू करने का इनको परमिशन दे दिया गया। अब दस्तक क्या था, तो एक तरीके का ट्रेडिंग पास था कि ये पास दिखा करके आप जो ड्यूटी फ्री ट्रेड है वो कर सकते हैं। अब ये जो पास था ये लोग सिर्फ देते थे जो अपने इनके लोग थे उनको, तो जो नॉर्मल इंडियन ट्रेडर्स थे उनको बहुत नुकसान होने लगा था। और ये कारण था कि जो सिराजुद्दौला थे उनको लगा था कि ब्रिटिश जो हैं वो बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं दस्तक का। The company's servants were also permitted to trade, but were not covered under this farman and were required to pay the same taxes and as Indian merchants. तो देखो, अब फरमान में कंपनी के ऑफिशियल्स को ट्रेड करने का इजाजत मिला है, यानी ये जो दस्तक हैं ये कंपनी के ऑफिशियल्स यूज कर सकते हैं। अगर कंपनी के सर्वेंट्स जो हैं वो ट्रेड करना चाहते हैं तो उनको नॉर्मल लोगों की तरह ही ड्यूटीज जो हैं वो पे करने पड़ेंगे, यानी नॉर्मल जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनकी तरह। लेकिन ये कंपनी वाले क्या करते थे कि अपने सर्वेंट्स को भी ये दस्तक जो है वो इशू कर देते थे। इससे लॉस में अगर कोई होता था तो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मर्चेंट्स। फरमान तो पूरा का पूरा चार्टर के टाइप का था ना, दस्तक सिर्फ एक पास था। हाँ, फरमान का ही एक प्रोविजन था कि इसमें आप दस्तक जो है वो इशू कर सकते हैं, ठीक है। However, the dastaks were later misused by the company's servants to carry out private trade. The company's servants were paid low salaries and their real income came from the permission the company granted them to carry on private trade within the country, even as trade between India and Europe was reserved for the company. अब देखो, एक तो जो ट्रेड हो रहा है वो कंपनी के बिहाफ पे हो रहा है कि ये कंपनी है जो कि यहाँ से प्रोडक्ट्स लेके जा रही है और वहां पर बेच रही है, तो ये दस्तक जो है वो कंपनी को इशू किए जाते थे। अब क्या होता था कि ये जो अलग अलग लोग थे ना, मान लो हम 5 लोग हैं जो कि कंपनी का हिस्सा है, तो एक तो जो ट्रेड हो रहा है वो इस कंपनी के नाम पे हो रहा है, दूसरा हम प्राइवेट मर्चेंट्स की तरह भी एक्ट कर रहे हैं कि ये कुछ सामान जो है वो अपनी तरफ से लेकर के जा रही है और उससे जितना भी रेवेन्यू आ रहा है वो ये अपने पास रख रही है। फिर ऐसे ऐसे करके तो इसको बोलते थे प्राइवेट ट्रेड। तो एक ट्रेड था जो कंपनी कर रही थी और एक ट्रेड था जो प्राइवेट लोग कर रहे थे, यानी कंपनी के ऑफिशियल्स कर रहे थे। अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसी आई थी कि कंपनी जो थी वो लॉस में जा रही थी, लेकिन कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो सारे प्रॉफिट में जा रहे थे। जब हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब बैटल ऑफ प्लासी का वो देखेंगे, उस समय जब देखेंगे कि आउटसाइड मतलब इंडिया यानी इंग्लैंड में जो कंपनी है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लोन के लिए अपील करती है कि हमें लोन चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी लॉस में है। और वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव जब इंडिया से इंग्लैंड जाते हैं तो वो इतना वेल्थ लेकर के जाते हैं जिसका कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो उस टाइम पे जो इंग्लैंड में लोग थे उनके भी मन में ये सवाल आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ जो कंपनी है वो लॉस में है और कंपनी के ऑफिशियल्स जो हैं वो इतना प्रॉफिट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है वो कुछ ना कुछ घपला तो जरूर कर रही है, मतलब कंपनी के जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ घपला तो जरूर कर रहे हैं। वो घपला यही था कि जो दस्तक था उसको प्राइवेट ट्रेड के लिए ज्यादा यूज किया जा रहा था रादर देन कंपनी ट्रेड के लिए, ठीक है। फरमान एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो फरमान में क्या क्या प्रोविजंस थे समझ आ गया, दस्तक क्या था समझ आ गया, क्योंकि ये दस्तक याद रखना है बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे यही अब उसमें दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि दस्तक क्या था, उसको कैसे मिसयूज किया जा रहा था, ठीक है। तो ये फरमान जो है वो अब ये लोग मिसयूज करने लगे, फरमान में ही दस्तक था और जितने भी प्रोविजंस थे उसका ये लोग मिसयूज जो है वो करने लगे। तो प्रोविजंस ऑफ द फरमान बिकेम अ सोर्स ऑफ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट। उम्मीद थी हमको। फरमान एज अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। जिसको पानी पीना था कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो फरमान था इसमें प्रोविजंस दिए गए कि आप ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, जो बचा कुछ आपका ड्यू था, जो भी कर्ज था वो आपको माफ कर दिया जाता है उसके बदले में अगर आप कंपनसेशन दे दें तो यहाँ और दस्तक इशू कर सकते हैं, अपना खुद का करेंसी इशू कर सकते हैं।
तो यहाँ पर अब ब्रिटिश जो थे वो इसको मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये चीज नजर आने लगती है जो बंगाल के नवाब हैं उनको, क्योंकि असली जो नुकसान हो रहा था वो बंगाल में हो रहा था, क्योंकि बंगाल का ट्रेड बहुत प्रॉफिटेबल होता था और वहां पर जो लोकल लोग थे उनको लॉस हो रहा था। तो जब लोकल लोग थे वो ब्रिटिश को थोड़ी कुछ बोलेंगे, वो तो नवाब के पास ही जाकर के शिकायत करेंगे ना कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये नवाबों को नजर आने लगा कि ब्रिटिश जो हैं वो यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं। तो द प्रोविजंस ऑफ द फरमान बिकेम अ सोर्स ऑफ परपेचुअल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल। द स्ट्रॉन्ग नवाब सच एज मुर्शीद कुली खान एंड अलीवर्दी खान objected to the English perpetration of the Farman of 1717. They exercised strict control over the English traders and prevented them from misusing the dastaks. Despite strong political control by native rulers, the commercial affairs of the company flourished. तो जो स्ट्रॉन्ग नवाब्स थे उनके टाइम तो फिर भी ब्रिटिश जो थे वो कंट्रोल में थे, क्योंकि इनको पता था कि ये मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, ये सब मुगल गद्दी के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो अगर ये लोग चाहें तो हम लोगों को यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उसके बावजूद भी, लेकिन जो कमर्शियल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो कमर्शियल बेनिफिट था, प्रॉफिट था, वो इंक्रीज ही हो रहा था। तो अब जब मुर्शीद कुली खान और अलीवर्दी खान के बाद आते हैं सिराजुद्दौला, और यही सिराजुद्दौला जो है वो डिसाइड करते हैं कि बस अब हो गया, अब कंपनी को हम और मनमानी करने नहीं दे सकते हैं, और वो अटैक कर देते हैं कंपनी पर, जो कि बैटल ऑफ प्लासी के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं। तो मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा became the nuclei of such activities. A large number of Indian merchants and bankers were attracted to these cities. As far as the company's servants were concerned, they were keen to keep up the service in India despite low salaries. क्योंकि भले इनको सैलरी कम मिलती थी लेकिन खुद का प्राइवेट ट्रेड करते थे, तो सैलरी तो इनका साइड इनकम होता था, असली जो इनकम होता था वो इनके ट्रेड से होता था, क्योंकि इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए जो दस्तक हैं वो ये लोग यूज करते थे। दिस वॉज बिकॉज दे वर परमिटेड टू कैरी ऑन प्राइवेट ट्रेड इन इंडिया ऑन पेमेंट ऑफ सेम टैक्सेस एज द इंडियन मर्चेंट्स। तो अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनको उतना ही टैक्स पे करना पड़ेगा जितना कि इंडियन मर्चेंट्स को पे करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में ये जो कंपनी के सर्वेंट्स थे ये लोग भी दस्तक यूज करते थे, जो कि अलाउड नहीं था। जो रॉयल फरमान था, शाही फरमान था, उसके तहत कंपनी के सर्वेंट्स का दस्तक को यूज करना अलाउड नहीं था, बट ये लोग फिर भी इसको यूज करते थे, जिससे कि इनका प्राइवेट ट्रेड बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता था। ठीक है, तो ये चीज जब हुई तो फिर जो कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स है वो इसी सब से नजर आने लगा, बंगाल और कंपनी के बीच में। बट क्योंकि उसके बाद जो कंपनी थी, मतलब जब बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पर जब होता है, उसके बाद अल्टीमेटली जो बंगाल का दीवानी राइट्स है पूरा का पूरा बंगाल का, क्योंकि सिराजुद्दौला हार जाते हैं, तो वो कंप्लीट दीवानी राइट्स जो हैं वो ब्रिटिश के हाथ में चले जाते हैं। अब दीवानी के साथ साथ निजामत का भी राइट्स जो है वो उनको बाद में ब्रिटिश को मिलता है। तो वो जब आगे हम लोग करेंगे, इंडिया को कैसे कॉन्कर किया, कंसोलिडेट किया ब्रिटिश ने अपना पावर इंडिया में, तब देखेंगे। तो अब ब्रिटिश के सक्सेस का रीजन क्या था? तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें क्या समझ आया कि ब्रिटिश इतने सक्सेसफुल क्यों हुए इंडिया में? क्योंकि उनके पास तीन कौन से पावर्स थे? एग्जीक्यूटिव, मिलिट्री और जुडिशियल। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनके पास पॉलिटिकली ये लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, क्योंकि क्राउन से इनको सपोर्ट मिलता था, रेगुलर सपोर्ट मिलता था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉलिटिकल फ्रीडम। दे वर अलाउड टू रेज आर्मीज, wage wars and fortify forts and make treaties making them virtually a government in themselves। जैसा जो भी हम लोग देखें कि गवर्नमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, इकोनॉमिक पावर चाहिए होता है, पॉलिटिकल पावर चाहिए होता है, जुडिशियल पावर चाहिए होता है और मिलिट्री पावर चाहिए होता है, और ये सब था इनके पास। तो ये सिर्फ एक कंपनी नहीं था, ये इनका एक गवर्नमेंट ही था जो कि इनको अलाउ करता था कि ये लोग जो आसपास की जो छोटे छोटे हमारे किंगडम्स थे उनसे ये लोग
उनके साथ अलायंस भी बनाते थे, उनके खिलाफ वॉर भी लड़ते थे और अपना जो पॉलिटिकल कंट्रोल है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते थे। सेकेंड है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ एक गवर्नर होता था या गवर्नर जनरल मान सकते हैं। हर एक जो इनका फैक्ट्री होता था या प्रेसिडेंसी होता था उसमें एक गवर्नर होता था। पूरे इंडिया के लिए गवर्नर जनरल होता था और बाद में इसके ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये गवर्नर जनरल भी जो है वो बाद में आया था, आफ्टर जो ब्रिटिश रिफॉर्म्स, जब क्राउन रिफॉर्म्स जब लेके आए थे उसके बाद एक बड़ा गवर्नर जनरल जो है वो बनाया गया था। स्टार्टिंग में बंगाल के लिए, मद्रास के लिए और बॉम्बे के लिए गवर्नर्स होते थे, ठीक है, जिनके पास लगभग इक्वल पावर्स जो है वो होते थे। तो इनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल था, कोई झगड़ा झंझट नहीं था, इसका ऑर्डर इसको फॉलो करना है, इसका ऑर्डर इसको फॉलो करना है, बस, ज्यादा कोई सवाल नहीं। Chief asset of the English East India Company was its simple organization. It had 24 directors elected annually by the General Court of Shareholders. तीसरा, use of diplomacy. The English East India Company appointed ambassadors to the court of Indian rulers. Example, Thomas Roe to the Mughal court, held its secure right to open factories and trade in any part of the Mughal empire. कि हर एक, जैसे मुगल एम्पायर हो गया, गोलकोंडा का जो सल्तनत था वो हो गया, नीचे मद्रास के टाइम पे जो एम्पायर था वो हो गया। तो हर एक एम्पायर में ये लोग अपना एम्बेसडर भेजते थे। जैसे अभी भी हर एक कंट्री में हमारा एम्बेसडर होता है, तो एक ऑफिशियल था जो वहां पर जाकर के देखता था कि इनसे हम अपने रिलेशंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मुगल कोर्ट में भेजा गया था थॉमस रो को, और थॉमस रो ही जो है वो पूरे मुगल एम्पायर में ट्रेड करने का परमिशन जो है वो सिक्योर कर पाते हैं। तो पहला एम्बेसडर कैप्टन विलियम हॉकिंस को भेजा गया, उनसे तो नहीं हुआ, फिर थॉमस रो को भेजा गया। तो ऐसे ऐसे थॉमस रो के जैसा और भी लोग थे जिनको अलग अलग किंगडम्स में भेजा जाता था डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है। इनको रूलर्स को दिख रहा था, बट उनको लग रहा था कि ये तो ट्रेडिंग करने आए हैं, अगर इतने स्ट्रांग वो होते ही तो फिर मुगल एम्पायर डिक्लाइन ही क्यों करता। ये तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं ना कि हर एक किंगडम जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। प्लस ब्रिटिश क्या करते थे कि ये जो डिप्लोमेसी जब करते थे ना, तो ये डिवाइड एंड रूल करते थे कि अब हर का ये एम होता था कि मतलब अपना तो कंट्रोल मेरे पास है ही, प्लस आसपास की टेरिटरीज, पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। तो इसके लिए ब्रिटिश ये क्या करते थे कि इनको भड़काते थे दूसरे रूलर के खिलाफ, और वो जब होता था तो इनके खुद के बीच में यूनिटी नहीं थी, तो इनको ब्रिटिश का जो एक्चुअल मोटिव था वो समझ में नहीं आ रहा था। और जब समझ में आया 1857 के टाइम पे, तब तक सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब जैसे सिराजुद्दौला को समझ में आया, ठीक है, लेकिन सिराजुद्दौला ने गलती ये की कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। स्टार्टिंग में जब फोर्ट विलियम उसने कैप्चर किया, उसके बाद अगर वो वहीं रुकता तो शायद सिचुएशन खराब नहीं होती, लेकिन उसने वहां पे प्लेस किया मीर जाफर को, जो कि सिराजुद्दौला का ही आदमी था, उसको वहां पे प्लेस किया कंट्रोल के लिए। लेकिन जब ब्रिटिश वहां आते हैं तो मीर जाफर को ही वो भड़का देते हैं और अपने टीम में कर लेते हैं। तो ये इंटरनली इंडियन किंगडम्स जो थी वो बहुत वीक थी, इस वजह से इसका फायदा जो है वो ब्रिटिशर्स उठा रहे थे। तो भले ही इंडियन रूलर्स को दिख भी रहा था, बट एक दो को दिख जाने से भी कुछ हो नहीं पाया। जब तक यूनाइटेड आप खड़े नहीं होते हैं किसी चीज के अगेंस्ट, तब तक पॉसिबल नहीं था कि इतने बड़े से कंट्री को जो है, और ब्रिटिश क्या थे, यूनाइटेड थे, बहुत स्ट्रेटेजिकली वो हर चीज प्लान करके चल रहे थे, और प्लानिंग की बहुत ज्यादा कमी थी इंडियन किंगडम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है किंग मेकर्स। क्या तो थ्रू दिस पॉलिसी, though this policy was introduced by the French commander Dupleix during the Carnatic Wars of Succession, the British East India Company used it to their advantage to gain control of major ports and high revenue generating areas. It's because of this policy
Only the British East India Company captured Bengal, which acted as the base for Indian colonization. किंग मेकर्स कौन हुआ करते थे? अरे सैयद ब्रदर्स के मतलब उनको किंग मेकर्स क्यों कहा जाता था, ये बताओ. किंग मेकर का मतलब क्या होता है? जो किंग बनाता है. हाँ, तो हाँ, जिसको चाहे उसको गद्दी पे बिठा सकते हैं, जिसको चाहे उसको वहां से हटा सकते हैं. तो ब्रिटिश क्या करते थे कि जैसे ही देखते थे ना कि दो सक्सेसर्स के बीच में लड़ाई होने वाली है, तो वो क्या करते थे कि एक को जाकर के बोलते थे कि हम आपका सपोर्ट करेंगे. इसमें कर्नाटिक वॉर्स जब हम लोग करेंगे तो इसको बहुत डिटेल से समझेंगे, उसमें सबसे ज्यादा ये चीज देखने को मिली है. तो इस टाइम पे ना जब कर्नाटिक वॉर्स था तो फ्रेंच भी इंडिया में थे. तो जो दो अलग अलग पार्टीज होती थी, एक को फ्रेंच सपोर्ट करता था और एक को ब्रिटिश सपोर्ट करता था. तो अब जब ब्रिटिश के सपोर्ट से अगर कोई राजा बन रहा था तो जाहिर सा बात है कि वो ब्रिटिश को फेवर करता. तो किंग मेकर्स इसीलिए ब्रिटिश को कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिश अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को यूज करके इंपॉर्टेंट किंगडम्स में अपने हिसाब से राजा को बनाते थे और उससे अपने जो प्रिविलेजेस हैं, जो पावर्स हैं, उसको सिक्योर करते थे. तो जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे उस समय, जो हाई रेवेन्यू जनरेटिंग एरियाज थे, उनका कंट्रोल ब्रिटिश ने ऐसे सिक्योर किया था. नेक्स्ट है अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी. द स्टेट वाज विलिंग टू कॉलोनाइज एंड वेज वॉर्स फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट. अनलाइक हर राइवल्स, इट वाज विलिंग टू डेडिकेट एवरीथिंग इन हर फॉरेन पॉलिसी टू इकोनॉमिक एंड्स. मतलब अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें, यूरोप की बात करें, तो वहां पर भी अब इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में जो लड़ाई थी वो चल रही थी. इंग्लिश और डच के बीच में भी, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में भी, जिसका इम्पैक्ट हमें यहां भी देखने को मिल रहा था. तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि चलो डिप्लोमेसी के लिए हम लोग इकोनॉमिक लॉस को बर्दाश्त भी कर लेंगे, लेकिन ब्रिटिश जो थे वो इस चीज पे फोकस थे कि इकोनॉमिकली हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है, चाहे उसके लिए किसी से दुश्मनी भी लेनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है. तो जितने भी उनके एलाइज थे या जो भी फॉरेन पावर्स थे, उनसे लड़ाई अगर करनी पड़ती थी तो उसमें वो हिचकिचाते नहीं थे. अगर इकोनॉमिक बेनिफिट नजर आ रहा था तो वहां पर वो लड़ाई वो लोग करते थे, चाहे उसमें उनको अपना हर कुछ दांव पर क्यों ना लगाना पड़े. ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक रीजन. तो सबसे पहला तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी. अब अगर यहां से मान लो कि हम तुमको भेजते हैं कि जाओ गुजरात भेजते हैं, ठीक है, गुजरात में जाकर के ट्रेड करके आओ. तो अब गुजरात में जा रहे हैं हम, अगर भेज रहे हैं तो तुमको जितने भी फाइनेंसेस की जरूरत होगी वो हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा. आने जाने का खर्च, वहां रहने का खर्च, जो लोग वहां मिलेंगे उनको कन्विंस करने के लिए मान लो किसी को गिफ्ट देना पड़ गया, तो वो सबका खर्च जो है वो सारा सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम वहां सक्सीड कर पाओगी. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी फाइनेंसेस की दिक्कत जो है वो नहीं हुई. जब भी वो क्राउन से जितना भी अमाउंट मांगते थे उनको वो अमाउंट दे दिया जाता था. तो इकोनॉमिकली सिक्योर थे कि अगर किसी राजा को मान लो कि इतना रेंट देना है, मान लो कोई ट्रीटी हुई, उसमें हुआ कि हाँ इतना रेंट के एवज में यहाँ का ट्रेडिंग राइट जो है वो हमको मिलेगा, तो फिर उस पर क्राउन सवाल नहीं उठाता था कि इतना रेंट आप क्यों दे रहे हैं. ठीक है, अगर आप ठीक लगा तो भरोसा था कि कंपनी जो है वो कुछ गलत नहीं कर रही है, इस वजह से कंपनी फाइनेंशियली सिक्योर थी. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नेवर starved of funds as it was backed by the British government. The British government was far better than its peers in terms of internal conflicts and corrupt administrators. यही अब इट्स peers में सबसे ज्यादा नाम आता है फ्रेंच का और पोर्चुगीज का, कि फ्रेंच और पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेसफुल नहीं होने का एक रीजन ये भी था कि एक तो उसके ऑफिशियल्स बहुत ज्यादा करप्ट थे, दूसरा उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी. दूसरा प्रिविलेजेस. The British East India Company spread its influence as a result of the privileges it received. The privileges enabled it to establish an increasing hold
over the trade of indigo, silk and cotton among others. It also reduced the cost of trade in India. कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको जो भी प्रिविलेजेस मिले कि ड्यूटी फ्री ट्रेड करना है या जो एग्जेम्पशन मिला उसका इन्फ्लुएंस उसको वो लोग यूज करते थे. ऐसा नहीं था कि अब मिल गया तो उसको छोड़ दिए, उसको यूज करके और कैसे हम अपना इन्फ्लुएंस को एक्सपैंड कर सकते हैं इन चीजों को वो लोग ध्यान में रखते थे. सोशल रीजन यानी कि सोसाइटी मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता था. जैसे याद करो पोर्चुगीज कन्वर्जन पे फोकस कर रहे थे कि लोगों को कन्वर्ट करना है, जिसकी वजह से लोग जो थे वो इनके खिलाफ हो गए थे. लेकिन ब्रिटिश जो थे वो सोसाइटी लेवल पे कोई इंटरफेरेंस अभी नहीं कर रहे थे. बाद में करेंगे जब 1764 के बाद, लेकिन अभी तक सोसाइटी लेवल पे इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था. जो भी था वो इकोनॉमिक लेवल पे था. तो अनलाइक अदर कंपनीज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी treated cautiously and did not interfere in the social affairs of the country. क्योंकि इनको समझ आ गया था कि सोशल अफेयर्स में अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो ये बहुत सेंसिटिव चीज हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाई जा सकती है. और नॉर्मल अगर जो जनरल पब्लिक आपके खिलाफ हो जाएगी तो बहुत इजी हो जाएगा जो राजा होगा या जो सुल्तान होगा उसके लिए आपको बाहर निकाल देना. खास करके मुगल्स के टाइम पे, क्योंकि मुगल्स के टाइम पे औरंगजेब की अगर बात छोड़ दें तो मुगल्स के टाइम पे जो जनता होती थी उसकी खुशी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी. ठीक है. इट ऑल्सो reduced द कॉस्ट ऑफ ट्रेड इन इंडिया. जो प्रिविलेज मान लो ड्यूटी जो प्रिविलेजेस इनको मिले उसमें एक एग्जाम्पल है ड्यूटी फ्री ट्रेड का, यानी इनको ड्यूटीज पे नहीं करना पड़ता था. अगर ड्यूटीज पे नहीं करना पड़ेगा यानी ओवरऑल जो कॉस्ट होगा वो घट जाएगा. तो ठीक है, मान लो 10 रुपए का सामान जो है वो हम परचेज कर रहे हैं और उस पे हमको 5 रुपए का ड्यूटी पे करना पड़ रहा है. ठीक है, तो यानी ओवरऑल हम कॉस्ट कितना पे किए, 15 रुपए. तो अभी कितना भी हो तो हम 5 रुपए का प्रॉफिट रख के उसको 20 रुपए में बेचेंगे. वहीं अगर हमको ड्यूटी नहीं देना पड़ रहा है यानी 10 रुपए का सामान हम 15 रुपए में बेच सकते हैं, यानी ओवरऑल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स. तो सबसे पहला सुपीरियर नेवी. अब ये सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात नहीं हो रही है. ओवरऑल अगर हम देखें तो ब्रिटिश एम्पायर की अगर बात करें तो मिलिटरीली वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे कंपेयर टू पोर्चुगीज हो गए, स्पेनिश हो गए या फ्रेंच. कोई भी पावर को अगर ले लें तो ब्रिटिश जो थे वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग थे. The British East India Company had a far more superior navy, which not only helped them to carry cargo, but also helped them to win and protect their frontier against colonial powers. दूसरा, superiority in the art of war. The British East India Company had more disciplined and professional fighting units. The British officials were far more skilled in diplomacy and had won many wars before they were actually fought. यानी on ground लड़ाई होने से पहले ही जो लड़ाई का रिजल्ट है वो समझ आ जाता था कि जीत किसकी होगी, क्योंकि डिप्लोमेटिकली ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग थे. प्लस जो ब्रिटिश के जो गवर्नर्स थे ना वो इतने ज्यादा स्ट्रांग थे, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का. मिलिट्री कमांडर था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स थे वो रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ी थी. और रॉबर्ट क्लाइव बाद में भले ही उसका मतलब शायद उसने सुसाइड कर लिया था इंग्लैंड वापस जाकर के, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जितना सुपीरियर कमांडर था, अगर वो उसकी जगह पे शायद उतना सुपीरियर कमांडर नहीं होता तो ब्रिटिश के लिए इतना आसान नहीं होता इंडिया में चीजों को कैप्चर करना. तो एक तो लक भी फेवर कर रहा था, सही समय पे सही इंसान का होना और सही जगह पे होना, तीनों चीजें होनी चाहिए कि आप सही समय सही होना चाहिए, जगह सही होनी चाहिए और इंसान सही होना चाहिए, है ना. तब जाकर के किसी भी सिचुएशन में आप जीत सकते हैं. तो ये सुपीरियोरिटी, और ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ लक ही था, बहुत कैलकुलेटेड तरीके से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो भेजते थे लोगों को कि आगे कैसे प्रोसीड करना है. तो वैसे लोग जो आर्ट ऑफ वॉर में बहुत ज्यादा ट्रेंड थे, मास्टर थे, वो यहाँ पर आते थे. जो प्रॉपर प्रोफेशनल्स थे वो लोग यहाँ पर आते थे ताकि इंडियन टेरिटरीज को अक्वायर कर सके.
नेक्स्ट है मैकेनाइज्ड मिलिट्री एंड डिफेंस। तो ये तो हम लोग जब ये रीजनल किंगडम्स देख रहे थे उसी समय देख लिए थे कि इंडियन जो किंगडम्स थी उनका जो इक्विपमेंट्स वगैरह था वो बहुत ज्यादा पुराने जमाने का था, इतना एडवांस नहीं था। वहीं हाँ, ब्रिटिश को देख देख के या यूरोपियंस को देख देख कर इंडियन किंगडम्स ने अपना जो, खास करके हैदर अली टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें, तो उन लोगों ने बहुत अपना जो इक्विपमेंट्स है उसको इम्प्रूव किया। लेकिन वो लोग जो ट्रेंड हैं उसको यूज करने में और वो लोग जो अभी अभी यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो ट्रेंड है पहले से यूज कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा आसान होगा। तो इनकी जो मिलिट्री थी, डिफेंस था, वो मैकेनाइज्ड था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी had the most sophisticated machinery of the time. This coupled with fortification of their establishments whenever they got the chance made them invincible. कि एक तो मिलिट्री इतनी स्ट्रांग थी, दूसरा कि इनको फोर्टिफिकेशन करना जहां जहां पे भी इनको मौका मिला उस मौका को इन्होंने गंवाया नहीं, वहां फोर्टिफिकेशन किया। चाहे वो बंगाल की बात कर ले, हम मद्रास की बात कर ले, सूरत की बात कर ले या बॉम्बे की बात कर ले, जब जब जहां जहां इनको मौका मिला तब तब इन्होंने वहां पर अपने फोर्ट्स बनाए। तो आज देखो, अगर प्रेजेंट इंडिया में मैक्सिमम जो फोर्ट्स ऐसे हैं या चर्चेज हैं वो किसने बनाया है? ब्रिटिश ने ही बनाया है। तो चाहे हम विक्टोरिया मेमोरियल की बात कर लें या फोर्ट विलियम की बात कर लें, फोर्ट सेंट जॉर्ज हो गया, फोर्ट सेंट डेविड हो गया, ये सब ब्रिटिशर्स ने ही बनाया है। वहीं अगर तुम फ्रेंच की बात करो, पोर्चुगीज की बात करो, तो इतना सारा फोर्टिफिकेशंस या फोर्ट्स हमें इनके द्वारा देखने को नहीं मिलते हैं। लास्ट है ज्योग्राफिकल एडवांटेज। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड मेजर स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स in its kitty which helped it keep in check trade and conflicts with other companies during the period. The ports of Bombay, Madras and Calcutta gave them strategic advantage over the whole of India's coastline. दिमाग ही बोलोगे ना इसको, कि जब पोर्चुगीज आए तो वो फोकस किए सिर्फ वेस्ट पे, डच आए वो फोकस किए सिर्फ ईस्ट पे, फ्रेंच तो चलो बाद में आए, बट जो ब्रिटिश आए उनको भी तो बोला गया ना कि आप वेस्ट में रहिए, बट उन्होंने बोला कि नहीं, हमको पूरे इंडिया में परमिशन चाहिए। तो सबसे पहला बनाया मद्रास, फिर लगा कि मद्रास के आसपास का एरिया इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं, फिर बनाया कोलकाता या कैलकाटा, फिर इसके आसपास का एरिया जो है वो यहां से कंट्रोल हो जाएगा, और लास्टली सूरत, लेकिन उसको बाद में शिफ्ट किया बॉम्बे। तो स्ट्रेटेजिकली इन्होंने प्लान किया, ऐसा नहीं था कि ये अपने आप होते चला गया, बहुत प्लानिंग के बाद। ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे पौंडीचेरी है या वाइजाग है, वहां पर ये अपना फैक्ट्री बना सकते थे, भले ही बाद में इन्होंने बनाया, लेकिन स्टार्टिंग में इनका फोकस यही था कि कैसे पूरा इंडिया जो है वो हमारी कंट्रोल में आ सकता है, ताकि अगर यहां से भी कोई हमें इन्वेड करने की कोशिश करे तो उसको हम टैकल कर ले, यहां से कोई आए तो उसको टैकल कर ले, और यहां से भी कोई आए तो उसको टैकल कर ले। क्योंकि अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद करो पोर्चुगीज के टाइम पे ब्लू वाटर पॉलिसी पढ़े थे, किसका था ब्लू वाटर पॉलिसी? अल्मेडा। तो उनका क्या था? यही था ना कि पानी को सिक्योर करना है। तो ये क्या कर रहे थे, जो मेजर कोस्ट पे अपना फैक्ट्री बना करके ये क्या कर रहे थे? पानी को ही सिक्योर कर रहे थे ना। तो भले ही ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो अल्मेडा की थी, पोर्चुगीज का था, लेकिन असल में उसका इस्तेमाल अगर किसी ने किया था तो वो ब्रिटिशर्स ने किया था। ठीक है, फ्रेंच कल करेंगे। ठीक है, कोई सवाल? बोलो। बंगाल में ऐसा क्या था कि वहां ज्यादा रेवेन्यू आ रहा था? बंगाल में जो प्रोडक्ट्स होते थे, कॉटन, इंडिगो, उनका ज्यादा डिमांड था, वो सारा मद्रास में नहीं मिल रहा था। टेक्सटाइल सूरत में भी था, लेकिन सूरत में परमिशन कहाँ मिल रहा था? परमिशन नहीं मिला था ना, ड्यूटी फ्री ट्रेड मिला भी था तो एक्सेप्ट सूरत करके बोला गया था। तो कहीं ऐसी जगह उनको ढूंढनी थी ना जहां पे कि हाँ परमानेंटली वो लोग रह सके।